आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। ईपीएस 95 पेंशन एनएसी न्यूज। अशोक रावत ने की आंदोलन की घोषणा। ईपीएस 95 पेंशन एनएसी न्यूज। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए नेशनल एजुटेशन कमेटी एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत की ओर से मांगे पूरी नहीं होने के कारण आगामी आंदोलनों की घोषणा कर दी है। एनएसी के अनुसार अगला आंदोलन कार्यक्रम देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर ईपीएस 95 पेंशनर्स का ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन 27 सितंबर 2024 को किया जाएगा। वहीं पर अटल व मुंबई के आजाद मैदान पर भी 1 अक्टूबर 2024 को ठीक सुबह 11:00 बजे ऐतिहासिक ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन किया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन एनएसी न्यूज 2024। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी द्वारा आंदोलन की घोषणा व 4 सूत्रीय मुख्य मांगों को मंजूर करवाने हेतु ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन को सफल बनाने हेतु अपील की है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की दयनीय व मरणासन अवस्था, बढ़ती हुई मृत्यु दर, एनएसी द्वारा पिछले 8 वर्षों से संघर्ष। एनएसी के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में पिछले 2099 दिनों से क्रमिक अनशन। मां सांसदगण, मां मंत्रीगण, मां श्रम मंत्री जी व मां प्रधानमंत्री जी के द्वारा आश्वासनों के बाद भी मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर रु. 7,500 अदा करने, बिना भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ व मेडिकल सुविधा इत्यादि मुख्य मांगों के संबंध में ईपीएफओ की उदासीनता व अमानवीय व्यवहार के कारण पेंशनर्स में व्याप्त रोष की चरम सीमा को देखते हुए कठोर निर्णय लिए गए हैं। और अगला आंदोलन कार्यक्रम देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर ईपीएस 95 पेंशनर्स का ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन 27 सितंबर 2024 को किया जाएगा। वहीं पर अटल व मुंबई के आजाद मैदान पर भी 1 अक्टूबर 2024 को ठीक सुबह 11:00 बजे ऐतिहासिक ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन किया जाएगा। माननीयों के नाम दिया ज्ञापन। एनएसी के आगामी ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन की नोटिस मां श्रम मंत्री जी, मां मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और मां सीपीएफसी जी को ईमेल द्वारा भेजी गई व उपरोक्त नोटिस की प्रतिलिपि मां प्रधानमंत्री जी, मां गृह मंत्री जी, मां वित्त मंत्री जी, मां सभी सांसदगण, मां कैबिनेट सचिव, मां सचिव श्रम, मां सचिव एक्सपेंडिचर, मां पुलिस महानिरीक्षक मुंबई, मां पुलिस कमिश्नर दिल्ली सहित सीबीटी के सम्मानीय सदस्यों को भेज दी गई है। एनएसी के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में दिल्ली के अध्यक्ष श्री बीएस राणा व उनकी टीम द्वारा उपरोक्त नोटिस प्रत्यक्ष रूप से दिनांक 23 सितंबर 2024 को दिल्ली के संबंधित कार्यालयों में व मां श्री सुभाष पोखरकर संगठन सचिव पश्चिम भारत श्री एस.एन. आम्बेकर प्रांतीय अध्यक्ष महाराष्ट्र व उनकी टीम द्वारा मुंबई के कार्यालयों में दी जा रही है। 78 लाख ईपीएफ पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। 78 लाख ईपीएफ पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से मिलेंगी पेंशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएस 1995 के तहत पेंशन के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस को मंजूरी दी। 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। अगले चरण में आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस में बदलाव किया जाएगा। किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन पाना संभव। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995
EPS 95 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा। इस निर्णय के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली यह पहल पेंशन भोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी और एक निर्बाध तथा कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करेगी। यह EPFO को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 78 लाख EPF पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्नत IT और बैंकिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके यह पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। CPPS पेंशन भुगतान आदेश PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा, भले ही पेंशन भोगी अपना स्थान बदल देता हो या अपना बैंक या शाखा। यह उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा लाभ। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से EPFO के चल रहे IT आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल सिस्टम CITS 2.01 के हिस्से के रूप में लॉन्च की जाएगी। अगले चरण में CPPS आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में एक सुचारू परिवर्तन करेगा। CPPS मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो विकेंद्रीकृत है। इसमें EPFO का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते रखता है। पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा EPFO को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। EPS 95 पेंशन को लेकर EPFO और सरकार को मिले 4 सुझाव। संशोधन से बढ़ेगा पैसा। EPS 95 पेंशन को लेकर EPFO और सरकार को मिले 4 सुझाव। संशोधन से बढ़ेगा पैसा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन विवाद अभी भी जारी है। पेंशन भोगियों ने सरकार को 4 सुझाव दिए हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन और कर्मचारी पेंशन योजना फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। EPS 95 पेंशन को लेकर EPFO और सरकार को मिले 4 सुझाव। संशोधन से बढ़ेगा पैसा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। पेंशन भोगियों को सरकार से बड़े आश्वासनों की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो सकी। अब पेंशन भोगियों को खुद सरकार को कई सुझाव दे रहे हैं, जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। आगे जानते हैं इस विषय पर विस्तार से जानकारी। EPS पेंशन फंड, सरकार को सुझाव और पेंशनर्स का गुस्सा। पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने लिखा,
मेरे हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। उन्होंने 4 बिंदुओं में यह बताया कि कैसे पेंशन भोगियों का भला हो सकता है। ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 4 सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन। सरकार को पिछले संशोधन मतलब कि 1 सितंबर 2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए। इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है और पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सकता है। न्यूनतम पेंशन का संशोधन। कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर जीवनयापन का मौका मिल सकेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन। नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होगी और आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे। ईपीएस फंड का निवेश। कर्मचारी पेंशन योजना फंड को अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थिति मजबूत होगी। पेंशन फंड। पेंशन भोगियों की मांग। पेंशन भोगियों की ये मांगें सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए चुनौती बन चुकी हैं। यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो पेंशन भोगियों को काफी राहत मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 को लेकर पेंशन भोगियों और सरकार के बीच तनाव बना हुआ है। पेंशन भोगियों ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन पर ध्यान देने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन सुझावों पर क्या कदम उठाते हैं और पेंशन भोगियों की समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं।